अजीत और सुषमा सुरंग से होते हुए निकलते हैं। तब उन्हें एक औरत मिलती है। वो उससे सवाल करते हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? इस पर सामने से सिमी कहती है, अरे ऊपर पूरी दुनिया जल चुकी है। किसी देश ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया था ना। वो तो डिल्लो ने हमें और हमारे बच्चे को इस सुरक्षित स्थान पर रख दिया है ताकि हम जिंदा रह सकें। ऊपर तो पूरी दुनिया खत्म हो गई है। सिर्फ डिल्लो, मैं और हमारा बच्चा बचा है, इसलिए यहां बैठे हैं। ये सुनकर अजीत और सुषमा को कुछ समझ नहीं आता और सिमी सामने से सवाल दाग देती है, वैसे मेरे डिल्लो ने आपकी भी जान बचाई है क्या? सुषमा और अजीत को समझ नहीं आता कि अब क्या कहा जाए और सुषमा सोचते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी सुषमा को अपनी आंखों के सामने एक लाल रंग की बड़ी सी दीवार दिखती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। सुषमा अजीत की तरफ देख रही है, जो खुद भी सामने उस लाल दीवार की तरफ आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए वहां से उस दीवार तक जाते हैं और घूर कर उस लाल दीवार को देखने लगते हैं। पीछे से सिमी भी वहां आ जाती है और उन दोनों से सवाल करती है, क्या बात है, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन सुषमा धीरे से उस लाल दीवार के पास जाती है और वो लाल रंग की दीवार को धीरे से छूकर देखती है। फिर वो अपने हाथ को देखती है तो पाती है कि उसके हाथ पर लाल रंग छप गया है। वो अपने हाथ को नाक के पास लाकर सूंघने लगती है और उसके ऐसा करते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसका ऐसा चेहरा देखते हुए अजीत भी लाल दीवार छूकर उसे सूंघता है और उसके ऐसा करते ही उसे भी कुछ अजीब सी बदबू आती है। अजीत सुषमा से कहता है, सुषमा तुम सही सोच रही हो, ये कुछ और नहीं बारूद ही है। लेकिन इतनी मात्रा में बारूद यहां तक कैसे आया और इतनी बारूद का ये करने क्या वाला है? सुषमा सोच में पड़ जाती है। जहां एक ओर सुषमा और अजीत लाल दीवार तक पहुंच चुके थे, वहीं दूसरी ओर ऊपर जमीन पर एक गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। गाड़ी में से कोई कदम बाहर रखता है। दूर से उस व्यक्ति को कोई दूरबीन के माध्यम से देख रहा है। देखने वाला शख्स कोई और नहीं, रंगीली है, जो अपने घर की खिड़की से इस शख्स को देख रही है। तभी पीछे से मेघना आती है नाश्ता लेकर और वो देखती है कि खिड़की से एक दूरबीन के माध्यम से रंगीली उर्फ एजेंट आरना किसी को देख रही है। मेघना नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर रंगीली के ठीक पीछे आ जाती है और उससे कहती है, मैं कुछ मदद करूं आपकी? इस पर रंगीली अपना दूरबीन मेघना के हाथ में दे देती है और मेघना जैसे ही दूरबीन के माध्यम से उस व्यक्ति को देखती है, वो थोड़ा डरते हुए रंगीली से कहती है, अरे दीदी, यही तो है वो। इस पर रंगीली सवाल करती है, कौन है ये? मेघना कहती है, वही जो इनका नेता है और इसका नाम है दिलफेक सिंह। ये सुनते ही रंगीली चौंक जाती है और उस चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। रंगीली डिल्लों से टकरा चुकी है कैफे के बाहर, लेकिन अब डिल्लों ने दिलफेक सिंह का गेटअप ले लिया है, जिसमें उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी रंगीली अपने कैमरे के माध्यम से उस दिलफेक सिंह की कई सारी तस्वीरें खींचती है और मन ही मन कहती है, दिलफेक सिंह, तुम जो भी हो, मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगी, तुम्हारा हर सच जान कर रहूंगी। दूसरी ओर दिलफेक सिंह उर्फ डिल्लों धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। नीचे सुरंग में अजीत और सुषमा इतना सारा बारूद देखकर घबराए हुए हैं और सुषमा अजीत से कहती है, मुझे लगता है हमें ये बात बतानी पड़ेगी सबको। ऐसे दिलफेक सिंह बिना हमें प्लान बताए इतना बड़ा कुछ खेल सोच रहा है और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनते ही अजीत सुषमा की बात से सहमत होते हुए कहता है, हमें यहां से चलना चाहिए। वो लोग तुरंत वहां से निकलते हैं और तेजी से चलते हुए सुरंग का आखिरी भाग देखना चाहते हैं। सुषमा अजीत से कहती है, मैं उसी रास्ते पर ऊपर नहीं जाना चाहती जिससे हम वापस आए हैं। मैं इस सुरंग का अंत देखना चाहती हूँ ताकि मैं उस दिलफेक सिंह और डिल्लों की पूरी योजना जान सकूं।
अजीत सिर्फ मुस्कुराकर सुषमा की बात में अपनी सहमति जताता है। वो दोनों आगे चलते रहते हैं और तभी अजीत को एक बड़ा सा कांच नजर आता है। वो दोनों वहीं ठहर जाते हैं। अजीत जाकर जैसे ही उस कांच को छूता है, वो कांच अपने आप सरकने लगता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा नजर आता है। उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है और अजीत और सुषमा चौंकते हुए उस कमरे के पास जाते हैं। अजीत जैसे ही उस पर्दे को हटाता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुषमा भी सामने देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। अजीत और सुषमा दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और सुषमा अजीत से कहती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अजीत सामने की तरफ देखता है और अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है। सुषमा भी सामने देख रही है। उनके सामने उस कमरे में कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिस पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। सुषमा उन बॉडीज को देखकर कहती है, जिन लोगों को भी गांव में हमारा सच पता चला, उन्हें दिलफेक सिंह ने मारकर यहां छुपा दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी सुरंग अकेले दिलफेक सिंह ने खोदी कैसे। तभी उनके पीछे सिमी आती है और कहती है, उनके लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी। वो दुनिया के सबसे अच्छे सिविल इंजीनियर हैं। इस पर अजीत और सुषमा चौंक जाते हैं और सुषमा सवाल करती है, सिविल इंजीनियर? सिमी तुरंत कहती है, मेरी मुलाकात डिल्लों से लखनऊ में हुई थी, जहां मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं जिसने कई अच्छे ब्रिज और डैम बनाए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज रखती हूँ। डिल्लो तो मुझसे भी 4 कदम आगे है। मेरी मदद लेकर वो दुनिया में कुछ भी बना सकते हैं। ये सुरंग मेरा और उनका ही आइडिया था। ये सब सुनकर अजीत कहता है, लेकिन आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? इस पर सिमी कहती है, आज से 2 महीने बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब मैं और डिल्लो अपने बच्चे के साथ यहाँ रहेंगे। हम पूरी जिंदगी यहाँ रह सकें, इसलिए मेरे पति हर दिन ऊपर जाते हैं और दुनिया भर से अनाज लेकर यहाँ एक गोडाउन में रखते हैं, ताकि हम यहाँ पूरी जिंदगी शांति से रह सकें। ये अजीब सी बात सुनकर अजीत और सुषमा को कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों एक दूसरे को वहां से जाने का इशारा करते हैं। वो दोनों अब तेजी से चलते हुए उस सुरंग के आखिरी कोने तक पहुंचना चाहते हैं और तभी काफी देर चलने के बाद उन्हें कुछ नजर आता है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। सुषमा देखती है कि वहां बहुत सारा उजाला है। वो दोनों तेजी से चलते हुए उस उजाले वाली जगह के पास पहुंचते हैं और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, अजीत दीवार से बाहर की तरफ झांक कर देखता है और उसके ऐसा करते ही उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अजीत और सुषमा अब तेजी से चलते हुए उस सुरंग के आखिरी कोने तक पहुंचना चाहते हैं और तभी काफी देर चलने के बाद उन्हें कुछ नजर आता है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। सुषमा देखती है कि वहां बहुत सारा उजाला है। वो दोनों तेजी से चलते हुए उस उजाले वाली जगह के पास पहुंचते हैं और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, अजीत दीवार से बाहर की तरफ झांक कर देखता है और उसके ऐसा करते ही उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुषमा अजीत से सवाल करती है, बताओ क्या नजर आ रहा है तुम्हें? इस पर अजीत कहता है, मेरी आंखों के सामने एक बड़ा सा बंगला है सुषमा, जिसके ऊपर लिखा है निधि पैलेस। ये सुनकर सुषमा को कुछ समझ नहीं आता और वो भी चलते हुए उस तरफ आ जाती है और जमीन से ऊपर झांक कर बाहर देखती है तो पाती है कि वहां एक निधि पैलेस नाम की जगह है। सुषमा और अजीत दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सुषमा सवाल करती है, आखिर ये है क्या? निधि पैलेस के साथ दिलफेक सिंह का क्या कनेक्शन है? ये सब सोचते हुए वो लोग सुरंग के उस भाग से बाहर निकलते हैं और तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी खड़ी नजर आती है, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई है। अजीत सुषमा से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सुषमा, कुछ भी।
तुम्हें पता है, हम सुरंग के माध्यम से चलते हुए अब एक दूसरी कॉलोनी में आ गए हैं। पर यह सुरंग ऐसे क्यों बनाई गई है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी उन्हें वहां जमीन पर एक परछाई दिखती है और उस परछाई को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो दोनों जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने एक शख्स खड़ा है जिसने उन पर बंदूक तान रखी है। ये देखकर अजीत और सुषमा के होश उड़ जाते हैं। अजीत डरते हुए कहता है, तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया दिलफेक सिंह। हम तुम पर बेवकूफों की तरह भरोसा करते रहे और तुम हमसे धोखा करते रहे। इस पर सामने खड़ा दिलफेक सिंह कहता है, देखो ऐसा है कि मैं जानता था कि अगर मैं ढिल्लो बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करोगे, और इसलिए मैंने दिलफेक सिंह का गेटअप लिया था। सुषमा दिलफेक सिंह से सवाल करती है, अब बताओगे हमें क्या प्लान है, या हमें मारकर अपने सच को छुपा लोगे? इस पर दिलफेक सिंह कहता है, सच परायों से छुपाया जाता है, अपनों से नहीं। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि चंडीगढ़ में रहने वाला ये ढिल्लो इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया, और मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? इस पर अजीत कहता है, ढिल्लो तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। तुमने बहुत झूठ कहे हैं हमसे। तुम अब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुके हो, और इस देश में हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना था, उसके लिए इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इस पर दिलफेक सिंह कहता है, जानते हो कल यहाँ पर विधायक सुशील ठाकुर आने वाला है और मैं उसका अपहरण करने वाला हूँ। ये सुनकर अजीत और सुषमा दोनों घबरा जाते हैं। जहां एक ओर अजीत और सुषमा धीरे धीरे दिलफेक सिंह के प्लान को जान रहे थे, वहीं दूसरी ओर रंगीली अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसके पास में बैठी मेघना उससे सवाल करती है, दीदी आप क्या सोच रहे हो, कुछ बताओगे मुझे? इस पर रंगीली कुछ नहीं कहती और खामोश ही रहती है। उसने अपने लैपटॉप पर दिलफेक सिंह के अभी अभी खींचे हुए फोटोज रखे हुए हैं और उन फोटोज को जूम करके देख रही है। तभी रंगीली का फोन बजता है और वो देखती है कि उसके फोन पर कपूर सर का फोन आ रहा है। वो तुरंत फोन उठाती है और सामने से कपूर सर कहते हैं, सुबह सुबह 10 बजे क्या बात हो गई रंगीली? तुम्हें मैंने वहां मुरीला नगर को समझने के लिए भेजा था और तुमने तो पहले ही दिन रूल तोड़ दिया। इस पर रंगीली कहती है, सॉरी सर, मैंने आपको पर्सनल नंबर पर कॉल किया, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। इस पर कपूर सर सवाल करते हैं, क्या बात है? गो अहेड, पूछो। रंगीली सवाल करती है, सर मुझे एक संदेह है। मैंने आज यहाँ पर एक आदमी का फोटो खींचा है जो कि एक बड़ी घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है। उसका नाम है दिलफेक सिंह। लेकिन सर मैंने हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में देखा, लेकिन कहीं मुझे इस आदमी की कोई डिटेल नहीं मिली है। इस पर कपूर सर कहते हैं, नहीं, हो सकता है कि ये दिलफेक सिंह का पहला क्राइम हो, इसलिए उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनते ही रंगीली कहती है, सर मुझे कुछ और लग रहा है। एक्चुअली सर मैंने दिलफेक सिंह के कुछ फोटोज क्लिक किए हैं और वो मैं आपको भेज रही हूँ। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस क्रिमिनल को हमने कहीं देखा हुआ है। ये सुनकर कपूर सर चौंक जाते हैं और तभी उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो फोन देखते हैं तो उस पर उन्हें रंगीली का एक मेल दिखता है। वो जल्दी से मेल खोलते हैं और रंगीली से कहते हैं, रंगीली मुझे तुम्हारा मेल मिल गया है और मैं डिटेल देखकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ये कहकर कपूर सर कॉल काट देते हैं और वो अपने लैंडलाइन फोन से एक नंबर पर कॉल करते हैं। सामने से जैसे ही वो बंदा फोन उठाता है, कपूर सर उससे फोन पर कहते हैं, अभी जल्दी मेरे घर पर आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। अपना लैपटॉप लेकर आना, फुल डेटाबेस के साथ। ये कहकर कपूर सर फोन रखते हैं और दूसरी ओर अजीत और सुषमा सुरंग के बाहर खड़े होकर प्लान सुन रहे हैं। उनके सामने खड़ा है दिलफेक सिंह उर्फ ढिल्लो। अजीत सवाल करता है, एक बात बताओ, इस आदमी को किडनैप करने से हमारा क्या फायदा होगा? क्या चाहते क्या है हम? इस पर दिलफेक सिंह मुस्कुराता है और फिर कहता है, देखो ऐसा है कि यह आदमी है ना सुशील ठाकुर, इसे किडनैप करने के बाद हम एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ जो सरकार है उस सरकार में टोटल 40 विधायक ऐसे हैं जो सुशील ठाकुर को सपोर्ट करते हैं, और हम इस आदमी को किडनैप करने के बाद यहाँ की सरकार से कुछ भी करवा सकते हैं। ये सुनकर अजीत और सुषमा के भी होश उड़ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अजीत सवाल करता है दिलफेक सिंह से, एक बात बताओ दिलफेक सिंह, तुम चाहते क्या हो? ऐसा क्या चाहिए तुम्हें मध्य प्रदेश की सरकार से जो तुमने इंटरनेशनल क्रिमिनल से भी हाथ मिला लिया? ये सुनकर दिलफेक सिंह हंसने लगता है और कहता है, सारे सवालों के जवाब आज ही जान लोगे क्या अजीत? जहां एक और अजीत और सुषमा को दिलफेक सिंह का प्लान पता चल चुका था, वहीं दूसरी ओर रंगीली और कपूर सर फोन पर बात कर रहे थे। कपूर सर के साथ टेबल पर कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, जिसने अपने कंप्यूटर पर रंगीली द्वारा भेजी हुई तस्वीरों को खोल कर रखा हुआ है। रंगीली उससे कहती है, देखो ये आदमी दिलफेक सिंह के चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर एक गमछा बांध रखा है इसने। इसकी आंखों पर एक चश्मा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इसका चश्मा, दाढ़ी और गमछा हटा दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा? ये सुनकर वो कंप्यूटर एक्सपर्ट कंप्यूटर में एडिटिंग करने लगता है और तभी रंगीली कपूर सर से कहती है, सर अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी कोई और नहीं, ढिल्लों ही है। ये सुनकर कपूर सर के होश उड़ जाते हैं। एक और दिलफेक सिंह अजीत और सुषमा से कह चुका है कि वो विधायक सुशील ठाकुर को किडनैप करेगा। वहीं दूसरी ओर रंगीली और कपूर सर फोन पर बात कर रहे हैं। कपूर सर के साथ टेबल पर कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, जिसने अपने कंप्यूटर पर रंगीली द्वारा भेजी हुई दिलफेक सिंह की तस्वीरों को खोल कर रखा हुआ है। रंगीली उससे कहती है, देखो ये आदमी दिलफेक सिंह के चेहरे पर दाढ़ी है और सर पर एक गमछा बांध रखा है इसने। इसकी आंखों पर एक चश्मा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर इसका चश्मा, दाढ़ी और गमछा हटा दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा? ये सुनकर वो कंप्यूटर एक्सपर्ट कंप्यूटर में एडिटिंग करने लगता है और तभी कपूर सर वहां से चलते हुए अपने घर की बालकनी के पास आ जाते हैं और रंगीली से सवाल करते हैं, देखो मैं तुमसे एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ रंगीली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बात जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इस पर रंगीली थोड़ा घबराते हुए कपूर सर से कहती है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपसे आखिर कैसे कहूं। इस पर कपूर भी गंभीर हो जाता है और सख्त स्वर में रंगीली से पूछता है, एजेंट आरना, इसी वक्त आप मुझे ऑन फील्ड अपडेट दीजिए। एजेंट आरना और रंगीली कहती है, सर अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी जो अपने आप को दिलफेक सिंह कह रहा है ये कोई और नहीं, ढिल्लों ही है। ये सुनकर कपूर सर के होश उड़ जाते हैं और रंगीली आगे कहती है, सर देखिए आज तक हमें दिलफेक सिंह के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। हो सकता है ढिल्लों ही दिलफेक सिंह हो जिसने थोड़े बुजुर्ग आदमी का गेटअप लेते हुए अपने सारे क्राइम करने का प्लान किया है। ये सब बातें सुनकर कपूर सर चौंक जाते हैं और तभी कंप्यूटर एक्सपर्ट मुड़कर कपूर सर की तरफ देखता है और कहता है, सर जल्दी यहां आइए। कपूर सर तुरंत बालकनी से चलते हुए कंप्यूटर के पास आते हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट कहता है, सर ये व्यक्ति जो दिलफेक सिंह होने का दावा कर रहा है ये कोई और नहीं, ढिल्लों ही है, ये देखिए। कपूर सर सामने कंप्यूटर पर देखने लगते हैं और ठीक उसी समय कंप्यूटर एक्सपर्ट एडिटिंग करके दिखाता है कि यह आदमी दिलफेक सिंह बिना गमछे, चश्मे और दाढ़ी के कैसा लगेगा। स्क्रीन पर देखकर कपूर सर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर मौजूद रंगीली सवाल करती है, सर प्लीज बताइए क्या हो रहा है वहां पर। कपूर सर चौंकते हुए वहां लगी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रंगीली फिर फोन पर सवाल करती है, सर प्लीज कुछ कहिए। कपूर सर गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला रंगीली, वो दिलफेक सिंह ही ढिल्लों है। ये सुनकर रंगीली के चेहरे पर भी पसीना आने लगता है और सामने से कपूर सर कहते हैं, गुड वर्क रंगीली, कोई सोच भी नहीं सकता था कि
इंटरनेशनल क्रिमिनल ढिल्लों वहां भेस बदल कर रह रहा होगा। लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। हमें जल्दी से जल्दी ये जानना होगा कि ये करने क्या वाला है। इस पर रंगीली कहती है, सर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। कपूर सर कहते हैं, जल्दी कहो रंगीली। जब भी तुम मुझसे कहती हो कि सर मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। रंगीली सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है, सर जब मैं कल यहाँ मुरीला नगर की तरफ आ रही थी तब एक आदमी मुझसे टकराया था कैफे पर। जब मैंने आपके द्वारा भेजी हुई एयरपोर्ट की फुटेजेस देखी तब मुझे वहां वो आदमी नजर आया जो मुझसे टकराया था। कपूर सर थोड़ा चिढ़ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या गोल गोल जलेबी बना रही हो रंगीली? सीधे कहो ना क्या कह रही हो। इस पर रंगीली कहती है, सर मुझे विश्वास है कि कल जो अब्बास के साथ मीटिंग हुई है वो मीटिंग ढिल्लों और अब्बास के बीच में ही हुई है। और ये दिलफेक सिंह और ढिल्लों ही वहां गया था कल अब्बास से मिलने के लिए। ये सुनकर कपूर सर सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी कॉलोनी वाला डिल्लन उर्फ दिलफेक सिंह ही कल मिला था अब्बास से। इस पर रंगीली कहती है, सर कल जब हम कैफे से निकले थे तब वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर था MP096754। सर इसी गाड़ी से ये दिलफेक सिंह आया है मुरीला नगर में। ये सुनकर कपूर सर चौंक जाते हैं और रंगीली से सख्त स्वर में कहते हैं, रंगीली आई थिंक आज या कल में ही कुछ होने वाला है मुरीला नगर में। हमें किसी भी हालत में जानना होगा कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। प्लीज अपने दिन और रात लगा दो ये जानने में कि ये ढिल्लों क्या प्लान कर रहा है। रंगीली कहती है, जी सर। कपूर सर सामने से फोन कट करते हैं और रंगीली जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि मेघना ने उसकी पूरी बातें सुन ली हैं। मेघना के चेहरे पर डर के भाव हैं और उसके चेहरे पर पसीना है। रंगीली धीरे धीरे चलते हुए मेघना के पास आती है और मेघना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मेघना किसी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मेघना डरते हुए कहती है, ये दिलफेक सिंह इंटरनेशनल क्रिमिनल ढिल्लों है, क्या ये पूरी खबर नहीं है? इस पर रंगीली सख्त स्वर में कहती है, हाँ ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये समय लड़ने का नहीं बल्कि उस सच तक पहुंचने का है। हमें हर हाल में इस दिलफेक सिंह के प्लान को जानना होगा और अगर मैं ठीक समझ रही हूं तो इस आदमी के पास अब सारे संसाधन हैं। ये जल्दी ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। जहां एक और रंगीली और कपूर सर ये जान चुके थे कि दिलफेक सिंह ही ढिल्लों हैं, वहीं दूसरी ओर दिलफेक सिंह अब उसी सुरंग में बने एक कमरे में था। वहां दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं। अजीत और सुषमा उस दीवार को ध्यान से देख रहे थे। तभी अजीत सवाल करता है, दिलफेक सिंह कुछ बोलोगे अब तुम? इस पर दिलफेक सिंह एक फोटो पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, यह है हमारा अगला टारगेट, जिसका नाम है सुशील ठाकुर। ये वही विधायक है जिसकी हमने बात की है। अजीत थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अरे लेकिन हम इसको किडनैप कैसे करेंगे? ये तो अक्सर भोपाल में रहता है, यहां इंदौर शहर में बहुत कम आता है। दिलफेक सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, गलत, ये आदमी हर महीने इंदौर आता है। लोगों को लगता है कि ये अपनी राजनीतिक पार्टी के काम से आता है। सच तो यह है कि दुनिया के सामने इसने अपने खुद की एक साफ छवि बनाकर रखी है। इसकी पत्नी और बच्चे यूएस में रहते हैं और सबको लगता है कि ये बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। लेकिन सच ये है कि पार्टी मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना है। यह इंदौर में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ कोई है जिसके साथ उसका खास संबंध है। ये उस लड़की से मिलता है और मिलकर चुपचाप भोपाल चला जाता है, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती कि ये किससे मिलता है। ये सुनते ही अजीत सवाल दागता है, किससे मिलता है ये, और हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस पर दिलफेक सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, ये मिलता है निधि आहूजा से। और जानते हो निधि आहूजा कहाँ रहती है? अजीत और सुषमा दोनों देखने लगते हैं दिलफेक सिंह की तरफ और सवाल करते हैं, कहाँ रहती है निधि आहूजा और हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? दिलफेक सिंह अपने साथियों से कहता है कि उन्हें कल एक विधायक को किडनैप करना है। अजीत और सुषमा ये सुनते हैं
और फिर कुछ पल सोचने के बाद अजीत कहता है, लेकिन ये तो अक्सर भोपाल में ही रहता है। इस पर दिलफेक सिंह कहता है, गलत, ये आदमी हर महीने इंदौर आता है। लोगों को लगता है कि ये अपनी राजनीतिक पार्टी के काम से आता है, लेकिन नहीं। सच तो यह है कि दुनिया के सामने इसने खुद की एक साफ छवि बनाकर रखी है। इसकी पत्नी और बच्चे यूएस में रहते हैं और सबको लगता है कि ये बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन सच ये है कि पार्टी मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना है। ये इंदौर में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ कोई है जिसके साथ उसका खास संबंध है। ये उस लड़की से मिलता है और मिलकर चुपचाप वापस भोपाल चला जाता है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि ये किससे मिलने आता है। ये सुनते ही अजीत सवाल दागता है, किससे मिलता है ये, और हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस पर दिलफेक सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, ये मिलता है निधि आहूजा से। और जानते हो निधि आहूजा कहाँ रहती है? अजीत और सुषमा दोनों देखने लगते हैं दिलफेक सिंह की तरफ और सवाल करते हैं, कहाँ रहती है निधि आहूजा और हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? इस पर दिलफेक सिंह कहता है, हमारी ये सुरंग जिस जगह पर खत्म होती है वहां एक निधि पैलेस है। इस निधि पैलेस में ही रहती है निधि आहूजा। ये सुनते ही अजीत और सुषमा के चेहरे पर हंसी छा जाती है। अजीत कहता है, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हम बिना किसी मुश्किल के कर लेंगे। इस पर दिलफेक सिंह कहता है, नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कल जब वो यहाँ आएगा तब इस घर के बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, तो हम उस सिक्योरिटी में उस सुशील ठाकुर को बाहर नहीं ला सकते। इसके लिए हमें कुछ मास्टर प्लान करना होगा। ये सुनकर अजीत और सुषमा सोच में पड़ जाते हैं। सुषमा पूछती है, कैसा मास्टर प्लान, और अगर उसके पास सिक्योरिटी होगी तो हम उस निधि पैलेस में कैसे जाएंगे? इस सवाल पर दिलफेक सिंह भी सोच में पड़ जाता है। जहां एक और अजीत, सुषमा और दिलफेक सिंह सुशील ठाकुर की किडनैपिंग का प्लान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रंगीली मोरीला नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और रंगीली उस गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बैठते ही साइड में बैठा सूरज कहता है, क्या बात है मैडम, इतनी जल्दी याद कर लिया आपने हमें? इस पर रंगीली कहती है, काम ही कुछ ऐसा था। अच्छा ये बताओ, जो पेन ड्राइव तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था वो तुम लाए हो? सूरज आगे गाड़ी चला रहे भैया लाल को इशारा करता है और भैया लाल तुरंत जेब से एक पेन ड्राइव निकाल कर दे देता है रंगीली को। रंगीली जैसे ही वो पेन ड्राइव लेती है, सूरज भैया लाल की तरफ देखने लगता है और भैया लाल कुछ इशारा करता है। रंगीली भैया लाल और सूरज के बीच चल रही इस इशारेबाजी को समझ जाती है और वो सूरज को घूर कर देखने लगती है। सूरज जिसकी नजर रंगीली पर थी, वो अपनी नजरें नीची कर लेता है। रंगीली सूरज से सवाल करती है, क्या बात है सूरज, क्या इशारेबाजी चल रही है तुम दोनों के बीच में? इस पर सूरज पहले तो सोचता है और फिर कहता है, मैम मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहने में। इस पर रंगीली चौंकते हुए कहती है, सूरज यहाँ हम बहुत बड़े मिशन पर हैं और एक तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रहे हो? रंगीली अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले भैयालाल बीच में कूदते हुए कहता है, मैडम दरअसल बात यह है कि सूरज सर ने आपके लिए कुछ खरीदा है और वो आपको देना चाहते हैं। ये सुनकर रंगीली चौंक जाती है और फिर सूरज की तरफ देखकर कहती है, सूरज जल्दी कहो क्या बात है, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सूरज कहता है, मैम पहले आप वो डाटा वाली पेन ड्राइव सेफ जगह पर रख लीजिए, फिर मैं कहता हूँ मुझे क्या कहना है। रंगीली उस सीक्रेट डेटा वाली पेन ड्राइव को अपनी जेब में रख लेती है और तभी सूरज अपने बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स को देखकर रंगीली को कुछ समझ नहीं आता और तभी सूरज कहता है, मैम आप बहुत ही बड़ी एजेंट हैं, शायद इंडिया की सबसे बड़ी एजेंट। मैं आपसे जब से मिला हूँ तब से मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए शब्द और सुनने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। तो बेहतर है कि मैं जो मेरे दिल में है उसे शब्दों में ना कहने की जगह ये तोहफा देकर आपको सीधे कह दूं। ये सब सुनकर रंगीली चौंक जाती है, क्योंकि उसके साथ आज जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। सूरज कहता है, मैम अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कुछ पलों के लिए आपकी आंखें बंद कर सकती हैं?
रंगीली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ सूरज की आंखों की तरफ देखती है और उसकी आंखों में ईमानदारी के अलावा रंगीली को लेकर कुछ नजर नहीं आता। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके आंखें बंद करते ही सूरज उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक झुमका निकालता है। वो झुमका धीरे से रंगीली को पहनाने लगता है। रंगीली जैसे ही अपने कानों के पास सूरज के हाथ का स्पर्श महसूस करती है, उसके चेहरे पर खुशी से एक मुस्कान छा जाती है और दोनों कानों में झुमके पहनाने के बाद सूरज कुछ पलों के लिए रंगीली को देखने लगता है। रंगीली तुरंत अपनी आंखें खोलती है और सूरज को देखती है। वो इस माहौल को तोड़ते हुए कहती है, सूरज, कल तुम्हें तैयार रहना होगा। मुझे पूरा डाउट है कि कल सुबह यहाँ कुछ होने वाला है। ये सुनकर सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। तभी रंगीली गंभीर स्वर में कहती है, अगर हम कैसे भी जान सकें कि उस डिल्लों उर्फ दिलफेक सिंह का क्या प्लान है, तो हम देश की बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। यह सुनकर सूरज तुरंत कहता है, क्या नाम बताया आपने? दिलफेक सिंह? यह नाम सुनते ही सूरज चौंक जाता है और गाड़ी चला रहा भैया लाल भी चौंकते हुए गाड़ी साइड में पार्क करता है। रंगीली उनकी तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम लोग ऐसे क्यों चौंक गए इस नाम को सुनकर? इस पर सूरज कहता है, मैम, दिलफेक सिंह ये नाम हमने सुना है। और नाम सुना गया है? अरे हमने तो उसे देखा भी है। ये सुनकर रंगीली के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो सूरज से कहती है, फिर तो हम उसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जहां एक और रंगीली खुश हो जाती है क्योंकि उसे डिल्लों तक पहुंचने की उम्मीद मिल गई है, वहीं दूसरी ओर डिल्लों अपने सामने बैठे अजीत और सुषमा से कहता है, जानते हो, अगर हमने उस सुशील ठाकुर को किडनैप कर लिया तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की सरकार से क्या मांगेंगे? इस पर अजीत और सुषमा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सुषमा डिल्लों के चेहरे की तरफ देखती है और पूरे विश्वास से कहती है, दिलफेक सिंह, तुमने हमें चाहे लाख झूठ कहे हो, पर तुम सिकंदर को हर हाल में जेल से निकालना चाहते हो। ये मैं बखूबी जानती हूं। तुम्हारा एक ही मकसद है उस सुशील ठाकुर की किडनैपिंग के पीछे, और वो है सिकंदर की आजादी। रंगीली सूरज से सवाल करती है, अच्छा ये बताओ, तुम कब मिले थे उस दिलफेक सिंह से? सूरज जल्दी से पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है रंगीली को कि कैसे दूध वाले के एक्सीडेंट के बाद जब वो पहली बार इस कॉलोनी में आए थे तब वो दिलफेक सिंह से मिले थे। पूरी कहानी सुनने के बाद रंगीली कहती है, अच्छा, तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हें संदेह था कि वहां एक घर में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है, और जब तुमने वहां जाकर देखा तो तुम्हें पता चला कि वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, और उसके बाद तुम्हें दिलफेक सिंह मिला। सूरज कहता है, हाँ मैडम, हाँ। रंगीली ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी है तुमने। हमें आज ही फिर से चलना होगा उस घर में जहां तुम्हें वो कपल दिखा था। जरूर वो लोग इस दिलफेक सिंह के साथ मिले हुए हैं। सूरज हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, मैम, आज रात ही हम लोग चलेंगे उस घर पर। रंगीली भी हाँ में गर्दन हिलाती है और भैया लाल को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। भैया लाल के गाड़ी रोकते ही रंगीली गाड़ी से उतरती है और वापस मोरीला नगर की तरफ जाने लगती है। बहुत दूर से कोई व्यक्ति छत पर बैठकर एक दूरबीन के माध्यम से रंगीली को चलते हुए देख रहा था, और वो आदमी अपने फोन से नंबर डायल करता है। सुरंग में मौजूद दिलफेक सिंह कॉल उठाता है और कहता है, बोलो, क्या खबर है? इस पर दूरबीन से देख रहा वो आदमी कहता है, सर, मैं मोरेला नगर के नॉर्थ पार्ट से बोल रहा हूँ। मुझे एक अनजान लड़की नजर आई है यहाँ पर, जो कि हमारी कॉलोनी की तरफ आ रही है। पहले एक गाड़ी कॉलोनी में आई थी और बाद में ये लड़की उस गाड़ी से उतरकर हमारी कॉलोनी की तरफ आ रही है। ये सुनकर दिलफेक सिंह कहता है, ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैं सुषमा को भेज रहा हूँ।
वो तलाशी लेगी इस लड़की की। अगर इसके पास कुछ मिला तो इसे मारना पड़ेगा, और नहीं मिला तो इसे जाने देना जहां ये जा रही है। ये सुनकर वो आदमी फोन कट करता है और सुषमा के फोन पर एक फोटो भेजता है। दिलफेक सिंह के कहने से पहले सुषमा वहां से जाने लगती है। दिलफेक सिंह उससे कहता है, सुनो, किसी भी तरह का ढीलापन हमारे इस मिशन को फेल कर सकता है, तो सीरियस रहना उस लड़की की चेकिंग करते समय। सुषमा वहां से निकलती है और मोरीला नगर के नॉर्थ पार्ट की तरफ बढ़ती है। दूसरी ओर रंगीली इन सब बातों से अनजान है और वो धीरे धीरे चलते हुए अपनी दोस्त मेघना के घर की तरफ बढ़ रही है। तभी अचानक उसके सामने एक लड़का आता है। ये वही लड़का है जिसने कुछ देर पहले दिलफेक सिंह को सूचना दी थी। उस आदमी को सामने देखकर एक पल के लिए रंगीली डर जाती है और वो कुछ कहती उससे पहले वो आदमी कहता है, मैम, मैं एक ब्रोकर हूं, फ्लैट्स खरीदने में और किराए पर देने में लोगों की मदद करता हूं। ये सुनकर रंगीली एक पल के लिए उस आदमी को देखने लगती है और फिर बड़े ही प्यार से कहती है, नहीं भैया, एक्चुअली मैं अपनी मौसी के यहाँ आई हूँ, तो मैं वहाँ रह रही हूँ, मुझे किसी फ्लैट की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो लड़का कहता है, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप जाइए, किसी और को फ्लैट की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वो क्या है कि हम स्टूडेंट है ना, 4 पैसे कमा लेते हैं ऐसा करके। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चले जाता है और रंगीली भी तेजी से मेघना के घर की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़का अपने फोन से सुषमा को कॉल करता है और कहता है, जल्दी आओ और चेक करो उस लड़की को। एक बार वो घर में घुस गई तो फिर चेक करना मुश्किल होगा उसको। सुषमा दिलफेक सिंह के कहने पर रंगीली की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ रंगीली तेजी से चलते हुए खुद से कहती है, जल्दी से जल्दी मुझे कैसे भी घर तक पहुंचना होगा। मेरे पास एक डाटा वाली पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को कैसे भी मुझे एक सेफ जगह पर पहुंचाना होगा। ये सब सोचते हुए वो तेजी से चले जा रही है और उसे दूर मेघना का घर नजर आता है। वो अपनी रफ्तार तेज कर रही है और तभी उसके सामने सुषमा आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर एक पल के लिए रंगीली डर जाती है और उसे क्रॉस करते हुए मेघना के घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सुषमा कहती है, ए लड़की, ठहर जा, अभी तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। यह सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर पहली बार डर के भाव छा जाते हैं। रंगीली रुकने की जगह सीधे चलने लगती है और तभी सुषमा अपनी बंदूक निकालकर रंगीली की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, अगर तू नहीं रुकी तो मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। यह सुनकर रंगीली वहीं ठहर जाती है और खुद से कहती है, आज तो पूरे फंस गए यार। और ये सोचते हुए वो पेन ड्राइव को जेब से निकालती है और उस पेन ड्राइव को अपनी हथेली में रख लेती है। सुषमा चलते हुए रंगीली तक आती है और उसे साइड में ले जाती है और उसकी चेकिंग करने लगती है। वो सबसे पहले रंगीली के कुर्ते को देखती है और फिर कंधे पर टंगे बैग को देखती है। वो उस बैग में झांककर पूरी चेकिंग करती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे रंगीली पर शक किया जा सके। तभी रंगीली अपने हाथ ऊपर करती है और अपनी चोटी के पास ले जाते हुए कहती है, अरे दीदी, आप ऐसे हाथ लगा रहे हो तो गुदगुली हो रही है हमें। सुषमा उसे घूर कर देखती है और शक करते हुए कहती है, तेरे हाथ दिखा, तेरे हाथों की तो तलाशी ली ही नहीं हमने। ये सुनते ही रंगीली के चेहरे पर डर के भाव छा जाते हैं और सुषमा चिल्लाते हुए कहती है, एक बार मैं बोला तो तुझे समझ नहीं आता है क्या? ये सुनकर रंगीली तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाती है और सुषमा उसकी बंद मुट्ठी को देखकर गुस्से में आ जाती है और रंगीली के हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठी को खोलने लगती है। रंगीली की बंद मुट्ठी को खोलकर सुषमा जैसे ही उसकी हथेली को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रंगीली के हाथ में कुछ नहीं है और वो कुछ भी नहीं छुपा रही है। सुषमा रंगीली से कहती है, जा और ध्यान रखना, मेरी नजर तुझ पर रहेगी हमेशा। ये सुनते ही रंगीली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से अजीत की आवाज आती है, ए लड़की,
ठहर जा। रंगीली वहीं ठहर जाती है और अजीत चलकर उसके पास आता है और उससे कहता है, तेरी पूरी बॉडी तो चेक कर ली, लेकिन तेरे बालों में लगा क्लचर तो चेक किया ही नहीं। ये सुनते ही रंगीली के चेहरे पर पसीना आ जाता है। दूर खड़ी सुषमा भी चलकर रंगीली के पास आती है और उसके बालों से उसका क्लचर निकालने की कोशिश करती है। रंगीली खुद को बचाने के लिए कहती है, अरे दीदी, बाल बांधने के इस क्लचर में क्या रखूंगी मैं। लेकिन सुषमा उसकी एक नहीं सुनती और फटाफट उसका क्लचर निकालती है। क्लचर निकालते ही अजीत उससे क्लचर छीन लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर ध्यान से क्लचर देखने के बाद अजीत उसमें से एक पेन ड्राइव निकालता है और उस पेन ड्राइव को देखकर मुस्कुराने लगता है। पेन ड्राइव देखकर सुषमा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और रंगीली खुद से कहती है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, ये मिशन भी। अजीत के कहने पर सुषमा फटाफट रंगीली के सर में से क्लचर निकालती है। क्लचर निकालते ही अजीत उससे क्लचर छीन लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर ध्यान से क्लचर देखने के बाद अजीत उसमें से एक पेन ड्राइव निकालता है और उस पेन ड्राइव को देखकर मुस्कुराने लगता है। पेन ड्राइव देखकर सुषमा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और रंगीली खुद से कहती है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, ये मिशन भी। पेन ड्राइव देखकर सुषमा रंगीली से सवाल करती है, ए लड़की, कौन है तू और ये पेन ड्राइव ऐसे छुपा क्यों रखी है तूने। इस पर रंगीली कहती है, देखो ऐसा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं काफी सारी पढ़ाई करती रहती हूं, मुझे रिसर्च करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ती है। यह सुनते ही सुषमा रंगीली का हाथ मरोड़ती है और कहती है, ए फालतू पटर पटर मत कर, समझी। डाटा की जरूरत पड़ती है तो यह बता कि तूने इस पेन ड्राइव को अपने क्लचर में क्यों छुपा रखा था। इस पर रंगीली कहती है, देखो ऐसा है, मैं यहां अपनी मौसी की लड़की के साथ रहती हूं और वो लोग मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए मैं उनसे इस पेन ड्राइव को छुपाना चाहती थी। यह सुनते ही अजीत और सुषमा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अजीत कहता है, इसका एक ही इलाज है, इसे उनके पास ले जाना पड़ेगा और वो ही फैसला करेंगे इस लड़की का कि क्या करना है इसका। यह सुनते ही रंगीली थोड़ा डर जाती है और अजीत और सुषमा हाथ पकड़कर रंगीली को दिलफेक सिंह के पास ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सूरज और भैयालाल मोरीला नगर से काफी दूर एक कैफे के सामने एक कार में बैठे हैं और सूरज का चिंतित चेहरा देखकर भैयालाल उससे सवाल करता है, क्या बात है सर, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। सूरज गंभीर स्वर में कहता है, यहां से जाकर पूरा आधा घंटा हो चुका है रंगीली को, लेकिन अभी तक उसका घर पहुंचने का कोई मैसेज नहीं आया है। ये सुनकर भैयालाल के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आती हैं और सूरज भैयालाल से कहता है, अगर इस दिल्लों को पकड़ना है तो यह काम पूरे भारत में एक ही एजेंट कर सकती है और वो है रंगीली मैम, भगवान उनकी रक्षा करे। दूसरी तरफ रात का समय हो चुका है और रंगीली अब एक कमरे में बंद है। वो जमीन पर पड़ी हुई है और उसके सामने एक पलंग पर अजीत और सुषमा बैठे हैं। रंगीली को होश आता है और वो जैसे ही खुद को देखती है तो पाती है कि उससे एक जंजीर से बांध कर रखा गया है। सामने पलंग पर बैठा अजीत उससे देखता है और कहता है, अभी दिलफेक सिंह किसी जरूरी काम से गया है कहीं, कुछ ही देर में वो आएगा और फिर तेरे साथ क्या करना है वो डिसाइड करेगा। यह सुनकर रंगीली के चेहरे पर चिंता के बादल छा जाते हैं और वो खुद से घबराते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, उस दिलफेक सिंह ने तो हमें कैफे के बाहर देखा था, उसकी हमसे नजरें भी मिली थी, उस दिन हमारे साथ सूरज भी था, वो तो हमें देखकर एक झटके में पहचान लेगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तो और इस पेन ड्राइव में उसी दिलफेक सिंह के खिलाफ काफी डेटा है, जैसे ही ये लोग उस पेन ड्राइव को लगाएंगे इन्हें मेरा सच पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए
वो सुषमा से कहती है, दीदी एक बात कहें, हमारे परिवार की एक परंपरा है, हमारे घर में लड़कियां अपना चेहरा मर्दों को नहीं दिखाती। आप जो चाहे जैसा चाहे हमारी चेकिंग कर लीजिए, लेकिन हमारा चेहरा एक दुपट्टे से ढक दीजिए। ये सुनते ही अजीत और सुषमा एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तभी मौका देखकर रंगीली कहती है, दीदी आप दोनों ने तो मेरा चेहरा देख ही लिया है, मैं कोई गुनहगार तो हूं नहीं, और ना ही आपके बॉस को लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने का कोई शौक होगा। तो फिर मैं हाथ जोड़ती हूं आपके सामने, मेरे शरीर पर एक दुपट्टा डाल दीजिए जिससे मैं अपने चेहरे और आबरू को ढक सकूं। ये सुनते ही सुषमा जाती है और रस्सी पर सूख रहा एक दुपट्टा निकालती है और जाकर रंगीली के चेहरे पर डाल देती है। रंगीली दुपट्टे के नीचे अपना चेहरा छुपाकर मन ही मन सोचती है, अब शायद उस दिलफेक सिंह को मेरा चेहरा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जब वो पेनड्राइव चालू करेगा तब मेरा सच उन्हें पता चल जाएगा। रंगीली इन सब ख्यालों में खोई हुई है और तभी उसे अजीत और सुषमा के घर में किसी के आने की आवाज आती है। कोई धीरे धीरे चलते हुए पीछे वाले कमरे की तरफ आता है जहां रंगीली को रखा गया है। उस शख्स को देखकर अजीत और सुषमा कहते हैं, हमें शक है कि यह लड़की हमारे मिशन को खराब कर सकती है। ये कहते हुए सुषमा रंगीली के पास खड़ी हो जाती है और दिलफेक सिंह से सवाल करती है, अगर आप कहें तो हम इसके चेहरे पर से घूंघट हटा सकते हैं। लेकिन दिलफेक सिंह कहता है, नहीं, हमें शौक नहीं किसी अनजान औरत का चेहरा देखने का। सिर्फ ये पता करो कि ये यहां क्या करने आई है। अगर ये गुनहगार है तो इसे जान से मार दो, और नहीं है तो इसे आजाद कर दो। तभी अजीत आगे आता है और कहता है, ये पेन ड्राइव मिली है इसके पास। दिलफेक सिंह तुरंत सुषमा को इशारा करते हुए कहता है, इस पेन ड्राइव को लगाओ लैपटॉप में, देखते हैं उसमें क्या डाला हुआ है। सुषमा तुरंत लैपटॉप चालू करती है और उसमें पेन ड्राइव लगाती है। रंगीली मन ही मन कहती है, आज तो गए समझो। अजीत, सुषमा और दिलफेक सिंह तीनों का ध्यान लैपटॉप में है। तभी सुषमा उसमें लगी पेन ड्राइव के डाटा को खोलती है तो उसे वहां एक वीडियो नजर आता है। सुषमा उस वीडियो को चालू करती है और रंगीली, जिसके चेहरे पर दुपट्टा डला हुआ है, वो वीडियो में चल रही आवाज को सुनने लगती है। वीडियो में कपूर सर के फोटोज चल रहे हैं और कहानी कहने वाला कहता है, पुष्पा, ये है कपूर। इतना करप्ट आदमी है ये जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहने को ये देशभक्त है, लेकिन इसका सच ये है कि वो इस ईमानदार चेहरे की आड़ में भ्रष्टाचार करता है और कई ऐसे धंधे चलाता है जिनसे वो कई करोड़ रुपए कमाता है। ये सब सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं और ये वीडियो देखकर दिलफेक सिंह, अजीत और सुषमा के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। और ये वीडियो देखकर दिलफेक सिंह, अजीत और सुषमा के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। दिलफेक सिंह सुषमा को वीडियो बंद करने का इशारा करता है और अजीत से कहता है, अरे जिस लड़की को हम अपना दुश्मन समझ रहे थे ये तो हमारी दोस्त निकली। आजाद कर दो इसे, शामिल कर लो इसे हमारे गिरोह में। जब ये लड़की उस कपूर के खिलाफ आर्टिकल लिखेगी, पूरे भारत को उस कपूर का सच पता चल जाएगा, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर मैं मेरे मिशन को पूरा करूंगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, कल सुबह जुबैदा से मिलेंगे और फिर देंगे अपने उस मिशन को अंजाम। ये सुनकर रंगीली के होश उड़ जाते हैं और अजीत और सुषमा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। दिलफेक सिंह वहां से चला जाता है और अजीत और सुषमा आकर रंगीली के चेहरे पर से दुपट्टा हटाते हैं। सुषमा रंगीली से कहती है, जाओ तुम आजाद हो, लिखो इस कपूर के बारे में और हमारे मिशन में हमारी मदद करो। कल सुबह हम चलेंगे दिलफेक सिंह के अड्डे पर, जहां से एक बड़े मिशन की शुरुआत होगी। सुषमा और अजीत रंगीली को जंजीरों से आजाद कर देते हैं और रंगीली वहां से जाने लगती है। रंगीली जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, वो खुद से सवाल करती है, ऐसा कैसे हो गया?
मेरे पेनड्राइव में कपूर सर के खिलाफ ये झूठा वीडियो कैसे आ गया? जो भी हो, इस वीडियो ने मेरी रक्षा की है और मुझे इन लोगों के ग्रुप में एंट्री भी दे दी है। ये सब सोचते हुए वो अपने घर में कदम रखती है और जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसे उसकी आंखों के सामने शीशा दिखाई देता है जिसमें वो अपने आप को देखती है और खुद के झुमके को देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है सूरज को याद करके। तभी वो जैसे ही अपने झुमकों को निकाल कर देखने लगती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है और अपने झुमकों को ध्यान से देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। वो खुद से कहती है, ओह गॉड सूरज, तुम तो जीनियस निकले। असली पेनड्राइव वो नहीं, असली पेनड्राइव तो मेरे इन झुमकों में थी। ये कहते हुए वो उन झुमकों में से 2 पेनड्राइव निकालती है और उसे लैपटॉप में लगाती है। वो खुश होते हुए कहती है, अब कैसे भी मुझे सब कुछ जानना होगा इस दिलफेक सिंह के बारे में और रोकना होगा उसके इस मिशन को।